ये बात है साल 2008 की, कराची के इलाका गार्डन, और वहाँ पर खालिद नामी एक स्टेट एजेंट ने अपनी दुकान खोली और पूरे इलाके में पब्लिसिटी करवा दी कि ज़्यादा एडवांस कम किराया, कम एडवांस ज़्यादा किराया। अच्छा, ये चीज़ मैग्नेट का काम कर गई उन इलाके के रिहायशियों के लिए जिनका जो रोज़गार था वो कराची के मुआशी हब जो है आई एच नरीगर रोड, टावर या सदर, ये जामा क्लॉथ, ऐसे इलाकों में था। और वो ज़्यादा किरायों की वजह से वो शहर से दूर, मेन शहर से दूर, लाइक बल्दिया टाउन, न्यू कराची, ऐसे एरियाज़ में रहा करते थे। तो उन लोगों के लिए ये ऑफ़र मैग्नेट का काम कर गई, क्योंकि गार्डन एक तरह से सेंटर ऑफ द सिटी है, ओल्ड सिटी कहलाता है, ओल्ड कराची कहलाता है, और बहुत से जो मुआशी हब हैं कराची के, उसके बहुत करीब है। तो उन लोगों ने इस ऑफ़र को अवेल करना चाहा और बहुत से लोगों ने इस के लिए परसू किया, और अपनी वो प्रॉपर्टीज़ जो न्यू कराची या ऐसे एरियाज़ में थी, वो 2008 में किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपनी जमा पूंजी लगाई और इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए खालिद से रब्ता किया। खालिद ने क्या किया था असल में, उसने मुख्तलिफ़ जो यूनिट्स थे गार्डन के। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, 2008 में एक तो पहली बात है, गार्डन इतना गंदा नहीं हुआ करता था जितना अब है, और वहाँ पर जो किराए थे, क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी है, तो वहाँ पे किराए उस दौर में भी दो कमरों का अगर एक अपार्टमेंट है, वो 8 से 10 हज़ार रुपये से लेके 15-16 हज़ार रुपये तक हुआ करता था। तो उसने ऑफ़र ये दी थी कि अगर आप इस अपार्टमेंट का किराया, बिलफर्ज किसी अपार्टमेंट का किराया 10,000 रुपये है, आप आके अगर इसका ज़्यादा एडवांस देते हैं, लाइक 10-15 लाख रुपए देते हैं इसका एडवांस, तो इस पे किराया बहुत कम हो जाएगा। लाइक 8-10 हज़ार रुपये किराए वाला जो अपार्टमेंट है वो आपको 2,000 रुपये महीने पे मिल जाएगा। इसी तरीके से 15-16 हज़ार रुपये अगर वाला जो अपार्टमेंट है उसका अगर आप डाउन पेमेंट, क्या कहेंगे, उसका जो एडवांस है या सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है, वो आप 15-20 लाख रुपए देंगे, तो 15-16 हज़ार रुपये महीने वाला जो अपार्टमेंट है वो आपको 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीने पे मिल जाएगा। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये आया कि भाई सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो रेंट का होता है वो तो एक आप जब छोड़ते हैं वो आपको एज इट इज़ मिल जाता है। तो लोगों ने बोला ये रकम भी कहीं नहीं जाएगी और हमें इन द मीन वाइल कम किराया भी देना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अवेल किया होगा, लेकिन मेरे जो जानने वाले जिन्होंने मुझे पूरा किस्सा सुनाया, उनका नाम सलीम है, उन्होंने खालिद जो स्टेट एजेंट है उससे रब्ता किया। अच्छा, सलीम साहब जो थे, इनका न्यू कराची में एक छोटा सा घर था पुराना सा, वो उस दौर में शायद 20 लाख रुपए का फ़रोख्त हुआ था, और उन्होंने वह घर फ़रोख्त करके खालिद को वो रकम दी, और एक अपार्टमेंट जिसका किराया 12-13 हज़ार रुपये बनता था गार्डन के इलाके में, वहाँ पर वो शिफ्ट हुए। यानी कि 20 लाख रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट की, और जो माहाना किराया था उस वक्त जो उन्होंने मुझे बताया 3-4 हज़ार रुपये उनको देना पड़ रहा था। तो वो तो समझ लें एक तरह से उनके लिए बड़ा फ़ीज़िबल पड़ गया। उनका काम भी जामा क्लाथ में था, बड़ा एक वो स्ट्रगलिंग पीरियड उनका उस वक्त भी था, और उसकी इस वाक़े की वजह से वो तादम मर्ग उनके लिए बन गया। ये बहरहाल वो कैसे बना ये मैं बताता हूँ। बहरहाल सलीम ने न्यू कराची में अपना घर बेच के 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट खालिद स्टेट एजेंट को किया, और उसके बाद खालिद स्टेट एजेंट ने गार्डन में एक अपार्टमेंट इनको किराए पर दिया, जिसका जो माहाना किराया था तकरीबन 3,000 या 4,000 रुपये फ़िक्स हुआ, और डाउन पेमेंट उन्होंने 20 लाख रुपए दे दी सलीम ने। अच्छा, ये जो खालिद था, ये करता ये था कि जितने मालिक मकान थे उन्होंने उनसे चाबियां ले रखी थी, और बोला था कि जी बार बार आप आएंगे, पार्टी आई है कि घर दिखाना है, तो आप मुझे ये चाबियां दे दें, और चाबियां देने के बाद अगर कोई पार्टी आती है तो मैं उसको घर दिखा दूंगा, आपका घर चढ़ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये करता ये था कि जो पार्टी होती थी उससे एग्रीमेंट ख़ुद करता था, और मालिक मकान को, एक मिसाल है, अगर 10,000 रुपये किराया किसी फ़्लैट का है तो 6 महीने का या साल का डिपॉज़िट जाता है। यानी कि 10,000 रुपये किराए के फ़्लैट का जो किराया है, वो जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, वो या तो 60,000 रुपये होगा या 1,20,000 रुपये होगा। तो वो करता ये था कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मद में जो 15-20 लाख रुपए वो लिए। अच्छा, जो मालिक मकान था उसको 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए कि जी आपका ये डिपॉज़िट आ गया, और साथ साथ उसको मंथली किराया भी उस चीज़ में महंगा नहीं पड़ता था कि जो इलाके की डिमांड के मुताबिक था, वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये उसको किराया भी दे रहा होता था। और उधर से जो किराएदार होते थे उनसे वो 15-20 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मद में ले चुका होता था, और उनसे वो कम किराया लेता था, लेकिन अकोमोडेट ज़्यादा एडवांस की रकम से वो 1-2 महीने कर सकता था, 1-2 महीने की बल्कि अगले कई साल कर सकता था, इतना बड़ा डिपॉज़िट लिया हुआ था। अच्छा, सलीम जिनका मैं किस्सा सुना रहा हूँ आपको, न्यू कराची से यहाँ शिफ्ट हुए थे, वो एक दिन अपने घर में ही थे, और उनके घर पे दस्तक होती है, बाहर जाते हैं तो एक शख्स वहाँ पर पहुँचा है, और वो शख्स अपने आप का ख़ुद का जो तारुफ़ करवा रहा था,
उसका कहना ये था कि मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, इनकी पहली मुलाकात हो रही थी और मालिक मकान की भी अपने फ़्लैट के किराएदार से पहली मुलाकात हो रही थी। उस मालिक मकान का कहना था कि सलीम साहब, आपने किराया नहीं पहुंचाया और खालिद भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि सलीम ने बोला, भाई जो 3,000 रुपये या 4,000 रुपये किराया बनता है वो तो मैं इस महीने दे चुका हूँ और मैं तो बाकायदगी से देता हूँ। तो मालिक मकान ने बताया कि भाई मुझे तो किराया नहीं पहुंचा है और 3-4 हज़ार रुपये कौन सा किराया है, इस घर का किराया तो 15,000 रुपये या पता नहीं 16,000 रुपये। तो जब ज़्यादा बात बिगड़ने लगी तो सलीम ने वो एग्रीमेंट ला के दिखाया मालिक मकान को कि ये एग्रीमेंट में लिखा था डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए और मंथली जो किराया वही 3,000 रुपये, ऐसे ही कुछ लिखा था। तो उस वक्त ये बात सामने आई कि इसके दलदल में, इस मामले के दलदल में सलीम साहब फंस चुके थे और वो अकेले नहीं थे, इनके साथ कई और भी सलीम इस चुंगल में फंस गए थे। हुआ ये था कि जो खालिद स्टेट एजेंट था वो फ़रार था। 2-3 महीने उसने मालिक मकान को किराया ट्रांसफ़र किया, लेकिन कुछ अरसे बाद जब एक मोटी रकम उसके अकाउंट में आ गई तो वो फ़रार हो चुका था। अच्छा, ये वाक़या है साल 2008 का और ये सिचुएशन चलती रही साल 2009 साल 2010 तक। लोगों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। पता तब चला खालिद का जब 2014 में वो किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया। अच्छा, खालिद आज भी बहुत से खालिद हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घूम रहे हैं और बहुत से सलीम ढूंढते फिर रहे हैं और सलीम मिल भी जाते हैं उनको। लेकिन आज भी हमारा जो सिस्टम है, हमारा कानून है, ऐसे मामलात में लुटने वाले की मदद या मुआवनत नहीं कर पाता और अब तो ऐसा लगता है कि इसमें अब हिस्सेदारी हो गई है सिस्टम की। तो उस सूरत में एक आम इंसान को, आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ आपको, एक आम इंसान इस सूरत में कर क्या सकता है? वो कर ये सकता है कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी टाइप एक टॉपिक है पूरा, जिसमें डेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट के मुतालिक पूरी गाइडलाइन होती है और इस तरह के मामलात के लिए जो कानून साजी है उसका शऊर दिया जाता है। तो वो शऊर आपको किसी इदारे में जाके एडमिशन लेना चाहें या अब तो ऑनलाइन ये चीज़ें मिल गई हैं। हमारे स्कूल सिस्टम में चीज़ शामिल होनी चाहिए कि क्या बिज़नेस होता है। उस वक्त वो मालिक मकान को बिठा के उसने वो एग्रीमेंट क्यों नहीं किया, लेकिन थोड़े से लालच को उसने बेहतर समझा और उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी। आज भी सलीम बहुत मुश्किल हालात में, वही इसी वजह से कि 2008 में जिसको 20-22 लाख रुपए की चपत पड़ी हो, वो अब कैसे उठ पाएगा? उस दौर के 20-22 लाख रुपए अभी के 1 करोड़ रुपए बनते हैं अंदाज़न है। उस वक्त 6,500-7 हज़ार रुपये तोला सोना था, आज तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए तोला सोना है। इससे ही अगर आप रकम का अंदाज़ा लगाएं, और यही चीज़ के लालच में आकर आप फौरी तौर पे शायद 1-2 महीने 3 महीने के लिए फ़ायदे तो उठा लें, लेकिन हमेशा सवाल ज़रूर ये करें कि भाई ये जो मुझे इतना डिस्काउंट दे रहा है इसकी वजह क्या है, इतना जो फेवर दे रहा है इसकी वजह क्या है। आज भी बहुत सी सोसाइटीज़ में इस तरह के काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में इस तरह के काम हो रहे हैं कि सेल परचेज़ आजकल ऐसी हो रही है जिसको कहा जाता है कि जी ऊपर के पैसे रख लिए गए, कि असल जो मालिक मकान है वो सामने तक नहीं आता और लोग भी थोड़ा बकौल किसी एजेंट के जी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, मालिक मकान से मिलने पे ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं करते। तो इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि भाई अभी भी बहुत से धोखेबाज घूम रहे हैं, लेकिन अच्छी तरीके से स्क्रूटनी करने का मामले को, अच्छी तरीके से देखभाल लेना मामले को, वो आपके हक में बेहतर हो सकता है। कीप वॉचिंग मेरे लोग।